Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction to nervous system and receptors. Let's start. Welcome to our new topic of anti-test, that is topic number 5. It is the coordination and control. And it is chapter number 17 in your textbook of second year. So dear students, very interesting topic and very important topic related to the anti-test. So हम इसके बेसिक से लेकर एंड तक जाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि एंटी-टेस्ट में पूछे जा सकते हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन और फिर उसके बाद कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा फैशन है बॉडी के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और इवन के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी, लेकिन स्पेशली इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ तरह के बॉडी के पार्ट्स आपस में मिल करके एक तरीके के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जो है वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग, तो मेरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है, मेरे वोकल कॉर्ड्स काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेरे चीक्स एंड द लिप्स एंड द टंग एंड आई एम ऑल्सो सिंग, और इसके अलावा मेरा नर्वस सिस्टम इसमें एक्टिवेटेड है। सो ऑल दीज सिस्टम्स दे आर multiply doing the job to attain a single target, that is speaking. इसी तरह से अगर कोई भाग रहा होता है तो भागते हुए मसल्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है, लाइक द थाई मसल्स एंड द लेग मसल्स। इसके साथ साथ वो उनसे आर्म के मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका नर्वस सिस्टम वो जल्दी मैसेजेस भेज रहा होता है इन ऑर्डर टू ओवरकम द सिचुएशन। इसके साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा रिमूव कर रहा होता है ताकि आपको ऑक्सीजन भी साथ में ज़्यादा सप्लाई की जा सके। तो सिर्फ एक भागने के लिए इतने सारे सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं, आपका विजुअल सिस्टम एक्टिवेटेड, आपका हियरिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, आपने पढ़ा हुआ है। प्लांट्स में तो सिर्फ एक ही तरह की कोऑर्डिनेशन है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि हार्मोन्स के जरिए परफॉर्म होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह की है। खासतौर पर हम अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन, सो द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड chemical coordination. Nervous coordination, it is brought about by specialized cells in the human body or the body of the animal, while the chemical coordination, it is through the certain specialized chemicals. So उनके जरिए coordinate करना, that is chemical coordination. और आमतौर पर chemical coordination में there is the involvement of hormones and the hormone-like जो products होते हैं वो involve होते हैं, जबकि nervous coordination में there is the involvement of neurotransmitters along with the neurons and some other specialized cells. So that is what we are going to discuss in this topic. So first of all, neurology. What is, जैसे कि हमने मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस को डिस्कस किया, उनके स्पेसिफिक सब क्लासिफिकेशन के एतबार से, like we have discussed myology, we have discussed enzymology, we have discussed the various other terms related to this biology. So neurology, it is the study of structure and function of nervous system as well as the diagnosis and treatment related to various nervous disorders. So all these are covered in a single branch that is called as neurology. Clear? So, most importantly, आपने जिस पे फोकस करना है, that is the structure and the functioning of nervous system. Clear? और इसमें अब ये nervous system क्या है? क्योंकि structure and functioning of nervous system की बात करें, so what is nervous system? The system in the animals and especially we are talking about the human body, the system of human body that provides coordination through electrical signals. याद रखेंगे, जैसे बिजली होती है आपके घर में, बिजली की तारें आ रही है, बिजली आ रही है, तो बिजली के जरिए आपका एसी भी चलता है, आपका हीटर भी चलता है, आपका पंखा भी चलता है, आपके बल्ब भी चलते हैं, आपके फ्रिज भी चलता है। सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स रखे हैं, एक सिस्टम रखा है जिसको कंट्रोल कर रहा है। मेरे पास जुबान है और इस जुबान को कैसे चलाना है, किस वक्त चलाना है, किस वक्त इसको हरकत देनी है, तो ये मैसेज कहाँ से आएगा? मेरे नर्वस सिस्टम से। लेकिन मैसेज लेकर कौन आएगा? वो नर्व्स आएंगी, वो तारें आएंगे, जो बिजली की तारें हम बिछाते हैं। सो दीज आर the electrical signals along the different parts of the body for which are response to a particular stimulus, ताकि किसी एक मखसूस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्ड कर सकें, गर्मी को, सर्दी को, टच को, प्रेशर को, पेन को, whatever the kind of stimulus is. So nervous system, it coordinates through electrical signals. याद रखिएगा, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम अपनी बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? द नर्व इम्पल्स। याद रखिएगा। आइए अब मूव करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेप है, नर्वस सिस्टम किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम के जरिए कोऑर्डिनेशन लाई जाती है उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ी सी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है व्हिच इज गिवन इन आवर बुक। सो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, विच आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, जो कि आपस में लिंक्ड होंगे या तो डायरेक्टली या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए, डायरेक्टली और वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म अ नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जो कनेक्ट करता है रिसेप्टर्स को इफेक्टर्स के साथ, ठीक है। दरमियान में ये हमारा वो
स्पेशलाइज सेल्स, और वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं? रिसेप्टर्स को, दैट कनेक्ट्स द सेल्स और ऑर्गन्स व्हिच रिसीव द स्टिमुलाई। ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव कौन करता है? उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। टू दोज व्हिच कैरी आउट एक्शंस और रिस्पॉन्सेज, किन के पास भेजा जाता है उसको? टू दोज व्हिच कैरी आउट रिस्पॉन्सेज या एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन होते हैं? दे आर द इफेक्टर्स। एंड यू नो वेरी वेल, इफेक्टर्स में हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज, द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। क्लियर? और इसी तरह से हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर्स, तो सबसे पहले हम रिसेप्टर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन? इस पूरे नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल है? क्योंकि सिस्टम है, तो सिस्टम है तो मतलब कि देयर मस्ट बी सम वेरियस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द इट्स परफॉर्मेंस। सो तीन मेजर या थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन: रिसेप्टर्स, नंबर 2 न्यूरॉन्स, नंबर 3 आर द इफेक्टर्स। क्लियर? तो आइए पहले रिसेप्टर्स पे ही मूव करते हैं, हमारा पहला टॉपिक यही है। तो रिसेप्टर्स दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स, दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ये आपने, या रिले फॉर्मेशन ये आपने देखा होगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा। तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है? एक फिजिकल ट्रांसड्यूसर क्या करता है? आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको पता है। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। एक एनर्जी की फॉर्म उसने ली और उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की जो डिवाइस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो हमारे रिसेप्टर्स भी ट्रांसड्यूसर्स हैं, याद रखिएगा। सो दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन आवर आई, हमारी आंख के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, आपने पढ़े हैं, द rods and cones. Rods, they are activated during the dim light, while the cones, they are activated during the bright light. तो ये दोनों जो सेल्स हैं कहाँ पर मौजूद हैं? They are present in the retina of the eye. हमारी आंख की आखिरी तीसरी लेयर, the innermost layer, the sensory layer, retina, eyeball के अंदर। तो eyeball की 3 लेयर्स होती हैं, बाहर स्क्लेरा, और ये आंख का जो व्हाइट होता है स्क्लेरा, उसके सामने ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, और उसके पीछे जो ब्लड वेसल्स वाली डार्क वाली, दैट इज द कोराइड, और उसके सबसे इनरमोस्ट दैट इज द सेंसरी लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज रेटिना। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? मैंने क्या बोला, आपने पढ़ा भी, दैट इज डिम लाइट और ब्राइट लाइट। ये लाइट को सेंस करते हैं, लाइट के स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन क्या लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, ऐसा थोड़ी कि हम रोशन हो जाते हैं उस लाइट पड़ने से? हमें कैसे पता चलता है कि रोशनी आई है कि नहीं है? मतलब लाइट चली गई या लाइट आ गई। सो दैट इज through the signals which we receive, which are received by these receptors, the rods and cones. तो ये rods and cones क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं into electrochemical energy, which is called as nerve impulse. तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी तो मुख्तलिफ एनर्जीज हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह से वो सोलर सिस्टम हमारा, आपने देखा सोलर पैनल्स लगाते हैं, वो सूरज की रोशनी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे जिनसे रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये भी हमारे सोलर पैनल हैं। वो क्या करते हैं कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या है? इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो दैट इज हाउ दैट रिसेप्टर्स दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, लेट्स हैव अ लुक। सो रिसेप्टर्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स because they convert one form of energy into another form of energy. For example, rods and cones, clear, in the retina बताया आपको तीसरी लेयर हमारी, into convert the light into nerve impulse. लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करें? नर्व इंपल्स। और नर्व इंपल्स क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। क्लियर? चले अब इसके वाले से थोड़ा सा और रिसेप्टर्स के वाले से, द न्यूरॉन फाइबर्स। अब ये जो नर्वस सिस्टम में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन के पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दो मेजर उसकी कंपोजिशन में। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड यू होपफुली यू नो दैट कि जो न्यूरॉन होता है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल बॉडी और दूसरा न्यूरॉन फाइबर्स। अब जो फाइबर्स हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि न्यूरॉन फाइबर्स एंड सेल बॉडीज, ये इन दोनों की बात हो रही है, कैन बी एक्साइटेड, इनको स्टिमुलेट करवाया जा सकता है, इनको एक्साइट करवाया जा सकता है बाय, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बाय स्मॉल इलेक्ट्रिकल शॉक। आपने वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, वो मसल ट्विच वाला, ठीक है। मसल ट्विच में क्या करते हैं, आप जो लेग का जो उसका फ्रॉक का जो काफ मसल है उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो क्या करता है, एकदम से इसमें ऐसे कंट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो हमारे वहाँ से जो नर्व पास कर रही होती है उसमें से काफ मसल में से हम उसको एक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं तो उससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आपने देखा कि स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स, हालांकि 6 वोल्ट है, वो बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, ठीक है, उसको आप जब स्टिमुलेट करते हैं तो उससे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज और उनके नर्व फाइबर्स एक्साइट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट द
they propagate the nerve impulse. They can also be excited by mechanical, लाइट एंड टेम्परेचर स्टिमुलाई. ये मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई हैं जिसके जरिए हम न्यूरॉन के सेल बॉडीज को और न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स को, न्यूरॉन फाइबर्स को एक्साइट करवा सकते हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको मार्क कर लीजिए प्लीज. ये किस किस प्रोसेस के जरिए हम इनको एक्टिवेट करवा सकते हैं, एक्साइट करवा सकते हैं. इनमें से 3 दिए गए होंगे, एक जो है वो इररिलेवेंट डाल दिया गया होगा, तो पूछा जाएगा इसमें से कौन सी ऐसी जो स्टिमुलस है जिसके जरिए हम न्यूरॉन को एक्साइट नहीं करवा सकते. क्लियर? सो द रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट. अब रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसेप्टर है रिसीव से, रिसीव करने वाला, वहां से है रिसेप्टर. रिसीव क्या मतलब है? किसी चीज को हासिल करना, ठीक है, किसी चीज को पकड़ लेना, ठीक है. सो कोई भी चीज दे रहा हो तो उसको पकड़ लेना. सो द रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस, दे डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि स्टिमुलस की डेफिनेशन ही क्या है. द एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, उसे कहते हैं हम स्टिमुलस. एनी चेंज, मैं अभी any change in environment is called stimulus. अब वो एनवायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है मेरी बॉडी के अंदर का या सेल के अंदर का, या फिर वो एक्सटर्नल भी हो सकता है. एनवायरमेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एनवायरमेंट कितनी तरह के होते हैं. वो एक इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, फिर एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एक इंटरनल एनवायरमेंट. आपको याद होगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मेरी स्किन के अंदर जो है वो इंटरनल एनवायरमेंट. इंटरनल एनवायरमेंट में सेल्स मौजूद हैं. सेल के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट जिसको इंटरस्टिशियल एनवायरमेंट भी कहते हैं या इंटरस्टिशियम भी कहते हैं, और एक सेल के अंदर का एनवायरमेंट जिसको हम इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट भी कहते हैं. किसी भी तरह का एनवायरमेंट हो, किसी भी तरह का एनवायरमेंट, उसमें जब भी चेंज आएगी उस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस. और उस स्टिमुलस को, चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा? द रिसेप्टर्स, ठीक है. सो द रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड पास टू द कोऑर्डिनेटर्स. अब डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब क्या करना है? बस हो गया काम? नहीं. सो आफ्टर डिटेक्शन कुछ चेंज आई है तो किसी को बताना पड़ेगा ना, जो अप्रोप्रिएट एक्शन कैरी कर सके, जो उसको उसके आगे, मतलब कि आपको अगर लेट्स सपोज के कोई मोहल्ले में कोई चोरी हो जाती है, आपने देख ली चोरी होते हुए, आपने देख ली, मतलब यू हैव डिटेक्टेड, आप उसको रिसेप्टर हो. लेकिन उसका क्या फायदा होगा अगर आपने देख ली और बस दैट्स इट? भाई आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करो, या उनकी किसी भी तरीके, तो जब बताओगे तो तभी उसका फायदा होगा ना. सो इसी तरह से रिसेप्टर्स भी एक तो डिटेक्ट कर रहे हैं चेंज को एनवायरनमेंट में, और दूसरा फिर इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने हाइअप्स को. अपने हाइअप्स इनके कौन है? द कोऑर्डिनेटर्स. क्लियर? सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसेप्टर्स. अब हम ये रिसेप्टर क्या हो क्या सकता है, व्हाट इट मे बी, मतलब वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम रिसेप्टर कहेंगे? वो एक सेल भी हो सकता है, ठीक है. इट मे बी अ सेल, जैसे कि मैंने रॉड की बात की, रॉड इज अ सेल, कोन इज अ सेल, वो एक सिंगल सेल भी हो सकता है. वो कोई न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकती है, नर्व एंडिंग, जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इनकी कोई एंडिंग्स हो सकती हैं, मतलब द डेंड्राइट्स और द एक्सॉन्स, ठीक है, उनकी नर्व एंडिंग हो सकती है. जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स, जैसे एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, वो भी हमें अभी देखते हैं आगे, ठीक है. या फिर वो कोई एक ऑर्गन भी हो सकता है, एक पूरा ऑर्गन जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम कर सकता है. लेट्स सपोज अवर नोज, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा नोज. ये नोज इट्स एन ऑर्गन, ये पूरा ऑर्गन है व्हिच सेंसेस, व्हिच डिटेक्ट द चेंजेस इन द केमिकल्स, जो कि हमारी ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है, हमारी सूंघने की हिस्स से रिलेटेड है, ठीक है. सो इट इज ऑल्फैक्शन जो है, इट इज रिलेटेड टू द नोज, इट इज रिलेटेड टू नोज. और डियर स्टूडेंट्स, द रिसेप्टर में भी अ सेल, मार्क कीजिए, अ न्यूरॉन एंडिंग और एन ऑर्गन, ठीक है. सो इट में कोई भी हो सकता है. अब हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स कितनी किस्म के हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलाई, और वो किस तरह से हम उनको क्लासीफाई करेंगे, और उनमें कौन कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की सलाहियत होती है. सो रिसेप्टर्स, ये या इनको हम सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, देयर आर आल्सो द सेंसर्स. देयर आल्सो सेंसर्स. आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कम हो रहा है तो आपका सेंसर बता रहा होता है, ठीक है. वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर लाइट आ जाती है, वो सेंसर आपको बता देता है. आपका फ्यूल कम हो रहा है तब भी आपको बता, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो आपको वो सेंसर बता रहा होता है, ठीक है. वो बार बार वो बच रहा होता है. इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेंसर्स हैं, सो दीज सेंसर्स एक्चुअली दे आर द रिसेप्टर्स, जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि ये काम हो रहा है भाई, अब अपना कुछ अगला बंदोबस्त कर. नाउ स्टूडेंट्स, द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. So dear students, there are various types of receptors which are located in our body. So we are going to discuss with a special reference to human body. So first of all, the first category of the receptors which we are going to discuss are the chemoreceptors.
सो एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, कीमो का मतलब केमिकल्स, तो ये किसी भी तरह के जो केमिकल चेंजेस होंगी हमारी बॉडी में हो रही, उनको ये डिटेक्ट करेंगे। और केमिकल्स की जो चेंजेस कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं, सो दे डिटेक्ट the stimuli of chemicals or chemical changes. For example, smell, taste, and in blood. अब ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं, आपने पढ़े, लाइक द एमिनो एसिड्स, and most importantly glucose and the fatty acids and also the blood gases like oxygen and the carbon dioxide, CO2. तो ये सब के सब केमिकल्स हैं, ऑल दीज आर द केमिकल्स। सो कीमो रिसेप्टर है ही केमिकल्स की चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। लाइक द स्मेल, हमें जो हम सूंघने की हमारी हिस्सा है, सो सेंस ऑफ स्मेल के लिए द रिसेप्टर इज आवर दैट इज द नोज। और ये जितनी भी तरह की खुशबू होती है बेसिकली केमिकल से तो हैं, चाहे वो परफ्यूम है, चाहे वो बॉडी स्प्रे है, चाहे वो किसी खाने की खुशबू है या किसी भी चीज़ की खुशबू। सो इट इज़ एक्चुअली दे आर द केमिकल्स विच आर बीइंग डिटेक्टेड बाय आवर नोज। इसी तरह से टेस्ट, जायका, मीठा या तुर्श या फिर फीका, वट एवर द काइंड ऑफ द टेस्ट इज, सो टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द टेस्ट बड्स विच आर लोकेटेड ऑन द पेपिलाई ऑफ द टंग। हमारे जुबान के ऊपर पेपिलाई होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं, उन उभार के ऊपर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, और जो टेस्ट बर्ड्स हैं दे आर द रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट द केमिकल चेंज ऑफ इन व्हाट वी इंजेस्ट। क्लियर? सो याद रखना, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए नोज। इसी तरह से ब्लड के अंदर इमाइनो एसिड्स का लेवल, उसकी कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के एतबार से बात करूं, सो ग्लूकोज के लिए देयर आर ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स, याद रखेंगे, ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स, वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। आमतौर पर दे आर लोकेटेड इन द पेनक्रियाज एज वेल एज इन द किडनीज, ठीक है, लिवर में भी मौजूद हैं। सो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर इन द पेनक्रियाज। तो ये ग्लूकोज के लेवल को मुसलसल रेगुलेट कर रहे होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा होने की सूरत में मैनेज करते हैं। और इसी तरह से द फैटी एसिड्स विच आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लिपिड डाइजेशन, और इसी तरह से जो गैसेज हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो उसको भी यही डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लाइक इट शुड बी 50 ml per 100 ml in arterial blood and 54 ml per 100 ml in venous blood। क्लियर? इसी तरह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसमें कि 96 to 98% एक नॉर्मली होनी चाहिए, पर 100 ml हमारी होनी चाहिए, मतलब कि वी शुड हैव द 19.6 ml पर 20 ml, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हैं जो कि मुसलसल यहाँ पर रेगुलेट की जा रही हैं। तो होपफुली ये कंसंट्रेशन जो आपने याद की होंगी, अगर नहीं तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, आगे चलकर हमें वैसे टॉपिक्स में डिस्कस भी करनी है। सो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 19.6 ml पर 20 ml, और इस पर कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? इट इज़ 98%। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, वो आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखनी है। इन द आर्टीरियल ब्लड इट इज़ 50 ml पर 100 ml। इसी तरह से इन द वीनस ब्लड इट शुड बी 54 ml पर 100 ml, ठीक है। सो इन सब को कौन डिटेक्ट करा है? सो देयर रिसेप्टर्स आर बीइंग लोकेटेड इन केमिकल्स के खास तौर पर इनके जो रिसेप्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल द रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। क्लियर? इसका भी लिख दूं, टेस्ट के लिए कौन से हैं? द टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स कहां पर हैं? विच लाई ऑन द पेपिलाई ऑफ द टंग, पेपिलाई ऑफ टंग। इस तरह से स्मेल के लिए वी हैव गॉट नोज। क्लियर? द ऑल्फैक्टरी बल्ब, यहां पर द ऑल्फैक्टरी बल्ब। सो होपफुली हो गया, ठीक है। सो कीमो रिसेप्टर्स क्लियर हो गए। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द मेकेनोरिसेप्टर्स। The mechanoreceptors
मैकेनो रिसेप्टर्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैकेनो रिसेप्टर नाम से ज़ाहिर है, इस पर गौर करें ज़रा। दे डिटेक्ट द मैकेनिकल चेंजेस, दे डिटेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलाई। अब मैकेनिकल स्टिमुलाई वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं और वो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। सो उनको हम इसी तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्लियर? तो एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं जी डियर स्टूडेंट्स? मैकेनो रिसेप्टर, जो मैकेनिकल स्टिमुलाई कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी टच और प्रेशर, or it could be hearing, or it could be equilibrium. Clear? So इन सब के लिए जो रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं जी डियर स्टूडेंट्स? द रिसेप्टर्स, इनके रिसेप्टर्स हैं आर फ्री नर्व एंडिंग्स, जिनको हम कहते हैं FNEs, free nerve endings, or we have got expanded tip endings, or it is called ETE, or the striae endings. So they are responsible for detecting this external stimuli, mechanical stimuli. So touch के लिए अब याद रखेंगे, हम इसको टच को स्पेशल विद रेफरेंस टू स्किन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? वो आगे आएगा। उसके लिए मौजूद हैं एक तो we have got the hair and organs and the Meissner's corpuscles. Clear? और प्रेशर के लिए we have got Pacinian corpuscles. क्लियर? हेयरिंग के, हाँ मजे की बात, हेयरिंग। सो हेयरिंग के लिए कहां पर हैं जी डियर स्टूडेंट्स? हेयरिंग के रिसेप्टर्स कहां पर हैं? द हेयर सेल्स, दीज आर द हेयर सेल्स। वो कहां पर हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया। और कॉक्लिया कहां पर है? दैट इज प्रेजेंट इन द इनर ईयर। क्लियर? वहां पर इनकी जो मिडल डक्ट है वहां पर मौजूद हैं हमारे हियरिंग सेल्स। जब वो मैं बोल रहा हूं साउंड वेव्स दे आर स्ट्राइकिंग योर पिना से वो ऑडिटरी कैनाल के एंड के ऊपर मौजूद है द ईयर ड्रम। तो जब उसके ऊपर पड़ेंगी ये साउंड वेव्स तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। जहां तक हमारा था एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद स्टार्ट था मिडल ईयर जो है उसके आगे ईयर ड्रम के आगे मिडल ईयर ऑजिकल्स हैं। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो उसके साथ अटैच है मेलियस, वो वाइब्रेट करेगी। उसके साथ अटैच है इंकस, वो वाइब्रेट करेगी। उसके साथ अटैच है स्टेप्स, वो वाइब्रेट करेगी। स्टेप्स आगे अटैच है किसके साथ? टू द ओवल विंडो। वो किसके साथ अटैच है? टू द कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर मौजूद है फ्लूइड, उसके अंदर है 3 डक्ट्स। तो उस फ्लूइड वो जब ऐसे वाइब्रेशन होगी तो फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन होगी, तो उसकी मिडल डक्ट के अंदर मौजूद है हेयर सेल्स। वो हेयर सेल्स उस वाइब्रेशन से स्टिमुलेट होंगे एंड द नर्व विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व और इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन। और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है। नाउ द इक्विलिब्रियम बैलेंस। मैं बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूं लाइक दिस, कि मैं डोल तो नहीं रहा, इधर जाना मैं सीधा चाह रहा हूं या इधर ऐसे कर चूं। सो लाइक नाउ ये मेरा इक्विलिब्रियम नहीं है। तो मैं बिल्कुल सही खड़ा हूं, बोलते हुए, देखते हुए, चलते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, बैठते हुए अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा हूं। दैट इज माय इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने 2 जगह पे रिसेप्टर्स रखे। एक तो इक्विलिब्रियम है मेरे हेड का और दूसरा है मेरे धड़ का, माय बॉडी, माय ट्रंक। तो हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए लाइक दिस, ये इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है मेरी बॉडी की मूवमेंट के साथ। सो हेड की मूवमेंट को जो कोऑर्डिनेशन है इसकी, इट इज रिलेटेड टू द रिसेप्टर्स, इट इज रिलेटेड टू द रिसेप्टर व्हिच आर लोकेटेड इन द वेस्टिब्यूल। जो इनर ईयर का जो तीसरा, इनर ईयर के 3 पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो जो वेस्टिब्यूल है वो हेड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? इसको कोऑर्डिनेट करवाता है किसकी? मेरी बॉडी के मूवमेंट के साथ। और बॉडी की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो सेरिबेलम, आगे चलकर डिस्कस करेंगे, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट करके, इसीलिए तो जब आप गोल गोल घूमते हैं
और उसके बाद आपको कहा जाए गोल गोल घुमाने के बाद आपको सीधा छोड़ा जाए तो कहीं सीधा चलें, सो आपसे सीधा नहीं चल पाया जाता। द रीजन इज कि गोल गोल घूमने से आपकी हेड की पोजीशन डिफरेंट वो उसको लोकेट करते हुए उसको मैच करते हुए विद द बॉडी मूवमेंट इट टेक्स टाइम। क्लियर? सो दैट इज वाई आप कुछ देर के लिए बिल्कुल सीधा नहीं चल पाएंगे, बल्कि हो सकता है गिर भी जाए राइट और लेफ्ट। So that is the equilibrium. So these are the external mechanical stimuli which are detected by these various mechanoreceptors. और आमतौर पर यहाँ पर इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। यूजुअली द फ्री नर्व एंडिंग्स। अच्छा, फ्री नर्व एंडिंग्स क्या है? सो ये न्यूरॉन की इस तरह से, इसका एक एंड है, दूसरा एंड इसका से ब्लाइंडली एंड हो रहा है। सो दीज आर FNEs, फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, इन्हीं को स्ट्रे एंडिंग्स भी कहा जाता है आमतौर पर। ठीक है, स्ट्रे का मतलब ही इधर उधर बागी हो गई है, मतलब इनके कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और दूसरे हैं जी एक्सपैंडेड टिप एंडिंग्स। एक्सपैंडेड टिप का ये है, सो दिस इज न्यूरॉन फाइबर, नर्व एंडिंग है, उसके जो एंड के ऊपर एक्सपेंशन है इस तरह से, लाइक दिस। सो दे आर आल्सो नोन एज द मर्कल डिस्क्स, जिनको मर्कल डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर एक्सपेंडेड टिप नर्व एंडिंग्स, दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स। होपफुली क्लियर। अब आते हैं कि यही मैकेनोरेसेप्टर्स हमारे, ये तो बाहर की बात होगी हमारी, इंटरनली ये कहाँ पर हमारे काम दे सकते हैं। ये तो सारे हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई थे। इंटरनली हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मूव करेंगे अगले रिसेप्टर पे। सो एक तो द हंगर रिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड इन द स्टोमक, आपके मैदे के अंदर। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होते हैं द हंगर रिसेप्टर्स, दे रिलीज द टू हार्मोन्स ग्लैरिन एंड लेप्टिन। जब ये स्टिमुलेट होते हैं द टू हार्मोन्स आर सेक्रेटेड, द ग्लैरिन एंड लेप्टिन, और ये फिर आपके जो सेटाइटी सेंटर है ब्रेन के अंदर, जो आपकी भूख को, आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है, ये उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर आपको भूख का एहसास होगा। ठीक है, सो एक तो ये हो गए। दूसरा मौजूद है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, अच्छा, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे मौजूद हैं इन द ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी हैं, खासतौर पर हम जब आर्टरीज की बात करें। कौन सी ब्लड वेसल्स में? आर्टरीज में। और इसी तरह ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ रेक्टम। इसी तरह से ये मौजूद हैं इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जब ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1000 ml, 1 लीटर एक एडल्ट की। जब हाफ फिल हो जाता है तो उसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ती है, वो ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एंड यू फील द अर्ज टू यूरिनेट, आपको यूरिनेशन की हाजत होगी। ठीक है, इस तरह से रेक्टम के अंदर जब फीसेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी वॉल डिस्टेंड करती है, यहाँ के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं दे विल सेंड मैसेज टू योर हायर सेंटर्स, और वहाँ पर आपके जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स? आर्टरीज, वहाँ पर मौजूद हैं द बैरो रिसेप्टर्स। ये बैरो रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट द प्रेशर। इसको कौन सा प्रेशर? ब्लड वेसल में कौन सा प्रेशर होगा? ब्लड प्रेशर। सो डिटेक्ट द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, और ये इनकी लोकेशन कहां पर है? सो दे आर लोकेटेड इन 2 प्लेसेस इन द ह्यूमन। एक तो एओर्टिक है, एओर्टा के अंदर, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पहले एओर्टा निकल रहा है। दूसरा मौजूद है इन द कैरोटिड्स। यहाँ पर कैरोटिड्स जो ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जो लेकर के जा रही हैं ब्लड वेसल्स। तो इसलिए बात का देखा होगा आपने हॉलीवुड की मूवीज में कि किसी को देखते हैं जो बंदा अनकॉन्शियस है, जिंदा है कि मुर्दा है, तो वो यहाँ पर हाथ लगा के उसकी पल्स चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हार्ट के करीब है तो यहाँ से चेक कर रहे होते हैं। एओर्टा को तो अंदर से नहीं देख सकते ना, तो ये चूंकि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर तो वो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से पल्स फेल नहीं भी हो सकती एक बेहोश आदमी में, लेकिन कम से कम यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि हार्ट के करीब ये ब्रेन को लेकर जा रहा है, ब्रेन को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है, सो कैरोटिड्स यहाँ पर कैरोटिड्स के अंदर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर दे आर लोकेटेड, आपकी आसानी के लिए, सो हियर इट इज, यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल रही थी, सो ये कैरोटिड्स। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर एक तो कैरोटिड्स और दूसरा यहाँ पर एओर्टिक आर्च यहाँ पर मौजूद है। बाकी अगला मैं हार्ट अब ड्रॉ नहीं करूँगा, बस इतना सा काफ़ी समझ लीजिए। ठीक है, सो दिस इज एओर्टिक एंड दिस इज कैरोटिड। सो दीज आर द इंटरनल रिसेप्टर्स। और कुछ इसी तरह के जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ब्रेंकियल वेसल्स ऑफ फिशेस। मछलियों की जो ब्रेंकियल वेसल्स होती हैं, जो हार्ट के बिल्कुल आगे मौजूद होती हैं, हार्ट से निकल कर आगे की तरफ आ रही होती हैं, देन दे सप्लाई टू ब्लड टू द बैक ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी। तो उनके अंदर भी कुछ इसी तरह के ब्लड प्रेशर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्लियर? अब आज जरा दूसरे रिसेप्टर्स पर भी थोड़ा सा मूव कर लें। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, एक है वाइब्रेशन।
ठीक है, वाइब्रेशन हमें फील होती है ना, कोई बॉडी जब हम चल रहे हो तो जलजला आता है तो वाइब्रेशन हो रही है, या पास से कोई भारी सी या बहुत स्पीड से गाड़ी गुजरे तो उसकी वाइब्रेशन फील होती है। सो वाइब्रेशन के लिए भी हमारे सेंसर्स हैं, द रिसेप्टर्स फॉर वाइब्रेशन। खास तौर पर जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स यानी कि वी बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा के आगे 4 क्लासेस हैं, द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स एंड द मैमल्स। ठीक है, वी आर टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स के जो लिम्ब्स होते हैं, लिम्ब्स, उनके अंदर हैं पैसिनियन, दे हैव गॉट पैसिनियन कॉर्पस्कल्स, जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। इसलिए जो चौपाए होते हैं, जो जिनके चारों पांव जमीन के ऊपर होते हैं, जो चारों लिम्ब जमीन, उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है जलजले का, उनको वाइब्रेशन बहुत जल्दी फील हो जाती है। जब भी जलजला होता है तो वो सबसे पहले भाग कर निकलते हैं वहां से। ठीक है, हमारी निस्बत, ठीक है, क्योंकि हमारे चारों लिम्ब्स नीचे अटैच नहीं है, हमारे 2 लिम्ब्स अटैच, हम टांगों पर चलने वाले हैं। नाउ द फोटोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स या जिनको कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो पता ही होगा, रेडिएशंस का तो पता ही होगा। ऐसी रेडिएशंस जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो लाइट है, ये तो सूरज से रोशनी आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, या फिर उनका नाम है फोटो रिसेप्टर्स। तो आपको पता है कि लाइट जो है ये इट हैज गॉट डुअल नेचर, ये वेव के तौर पर भी एक्ट करती है, और इट आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल, व्हेन इट इज अ पार्टिकल मतलब फोटॉन, फोटॉन से फोटो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 ही रिसेप्टर्स हैं, एक है रॉड्स और दूसरे हैं कोन्स, जो कि मौजूद कहां पर है, इन रेटिना। रेटिना कहां पर है, हमारी आइज में, द थर्ड इनर मोस्ट लेयर। सो रॉड्स, रात से याद, देसी तरीका बता रहा हूं, रॉड्स को याद रखना, तो रात, आर फॉर रॉड, आर फॉर रात, रात को होती है डिम लाइट, तो डिम लाइट में जो एक्टिवेट होते हैं, दे आर द रॉड्स, डिम लाइट, इसको सेंस करने के लिए। कोन्स, दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द ब्राइट लाइट। तो तेज रोशनी कब होती है, दिन के वक्त होती है सूरज की रोशनी। ठीक है, सो आमतौर पर सो दिस इज हाउ। इसीलिए तो आप सूरज की रोशनी से या बाहर आप कमरे से आ रहे थे, बाद सख्त धूप थी, और आप एकदम से कमरे में एंटर होते हैं, और अगर कमरे में लाइट ना हो तो फिर क्या होता है, तो फिर आपकी थोड़ी देर के लिए आपको कुछ नजर नहीं आता, फिर थोड़ी देर के लिए कुछ भी नजर नहीं आता, फिर आप हाथों से टटोल कर अपनी कुछ चीजें देख रहे हैं, और फिर आफ्टर फ्यू सेकंड्स और विद इन सम मिनट्स आपको हल्का हल्का कुछ रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि रॉड्स को एक्टिवेट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है।